It is a term more commonly used of the visual arts, used in the visual arts, sorry, typos, than literature, but it may be used judiciously to describe a particularly ornate and sumptuous style. Ornate style, अगर आपको यहाँ पे भी एक वर्ड याद आ गया हो तो जब एपिक आप करते हैं जॉन मिल्टन की, और एपिक के जो करेक्टरिस्टिक्स आप कर रहे होते हैं उनमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि ऑर्नेट लैंग्वेज, ठीक है, या इसको एग्जैजरेटेड लैंग्वेज भी कई लिख देते हैं। और ऑर्नेट से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रख रखाव भी है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, वो एक दरबारी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्नेट स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए आपको इमेजेस भी वैसे चाहिए होते हैं, आपको वर्ड्स भी वैसे चाहिए होते हैं, और क्योंकि इफेक्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। और एपिक के अंदर तो खास तौर पे इफेक्ट क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, यानी कि एक मैजेस्टिक इफेक्ट क्रिएट करना होता है, इसलिए बारोक स्टाइल जो है वो उसने यूज़ किया, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कोई ये सोच रहा हो कि जो मॉक एपिक उसने लिखी थी, क्या नाम है उसका, अलेक्जेंडर पोप ने, तो उसके अंदर हमें बारोक स्टाइल क्यों नहीं नजर आता? तो उसके अंदर बारोक इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वो मॉक कर रहा है, ठीक है, वो एपिक को मॉक कर रहा है, उसने सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो एक ट्रिवियल पकड़ा है और उसकी ट्रीटमेंट उसने एपिक स्टाइल में किया। बारोक लैंग्वेज उसने यूज नहीं की क्योंकि वो कर नहीं सकता था, वो उसकी जो थीम है उसके अंदर वो उसकी डिमांड ऐसी थी, मॉक एपिक की डिमांड थी कि वो बारोक लैंग्वेज ना इस्तेमाल करे, ठीक है, वो किसी और तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी थी, जो उसने बहरहाल किया। हम वो पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिबेट करेंगे थोड़ी सी। और अगर आपने इसकी एग्जांपल देखनी हो कि कौन सी एग्जांपल है, तो रेम्ब्रांट पेंटर है, इसकी आप पेंटिंग देख सकते हैं, और जॉन मिल्टन की पोइट्री जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ी होगी और तकरीबन सब नहीं पढ़ी हुई है। अच्छा, अगला लिटरेरी टर्म पे चलते हैं अब हम। बिल्डिंग्सरोमन। बिल्डिंग्सरोमन जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की टेक्निक है जिसमें नॉवेल्स लिखे जाते हैं, और ये नॉवेल्स जो हैं, अगर आप में से किसी ने पढ़े हों, ओलिवर ट्विस्ट अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आमतौर पे तो स्टूडेंट्स ने सिर्फ कोर्स की चीज़ें ही पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर आपने किसी ने कभी पढ़ा है ओलिवर ट्विस्ट या द ग्रेट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या डेविड कॉपरफील्ड, तीनों उसी के नॉवल हैं, एक ही राइटर के। ऑस्कर नहीं, सॉरी, ऑस्कर वाइल्ड, हाँ ऑस्कर वाइल्ड नहीं है, हाँ जी, नहीं ऑस्कर वाइल्ड नहीं, सॉरी, जेन से मेरा नाम ही निकल गया। चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स के हैं, और ये सामने लिखा हुआ है, मैं उसे भूल गया। तो चार्ल्स डिकन्स के ये तीनों नॉवल हैं, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और साथ ही साथ डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। ये तीनों नॉवल अगर आपने इनमें से एक पढ़ा हो, इसमें होता क्या है कि एक हीरो जो है, नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको हम आम जुबान में हीरो कहते हैं, उसकी पूरी ग्रोथ दिखाई जाती है कि किस तरह वो बच्चा था और बचपन में उसके क्या ड्रीम्स डिज़ायर्स थे, क्या उसने एफर्ट्स की, फिर वो किस तरह ग्रो, ये पन्नी का पूरी एक ग्रोथ होती है। और वो जो कैरेक्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी वैसे ही डेवलप हो रही होती है जैसे वो कैरेक्टर खुद डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की मिसाल देता हूँ, शायद आप लोगों ने उसको पढ़ा हो, और उसकी कोई समरी उर्दू में पढ़ी हो या किसी और लैंग्वेज में। तो इंग्लिश के अंदर भी अब्रिज वर्जन होते हैं, कभी स्कूल में शायद आपने कहीं पढ़ा हो। तो उसके अंदर एक जो फ्लिप है, जिसका उसने पिप उसे कहते हैं, उसका निक नेम पिप है जो कैरेक्टर है, और वो पिप की ग्रोथ उसने दिखाई हुई है कि बचपन से लेके किस तरह वो बड़ा होता जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी मैन बनता है, फिर वो बिजनेस के अंदर आता है, जो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आता है, तो किस तरह वो बिहेव करता है, किस तरह उसकी ग्रोथ होती है, किस तरह वो मैच्योरिटी गेन करता है, उसकी दूसरे लोगों के साथ जो मामलात कर रहा होता है उसमें थिंकिंग डेवलप हो रही होती है उसकी, वो एक्सपोजर उसका किस तरह डेवलप हो रहा होता है। तो ये सब कुछ जिन स्टोरीज के अंदर होता है, उन स्टोरीज को हम बिल्डिंग्सरोमन कहते हैं, ठीक है जी। बिल्डिंग्सरोमन को अगर आप देखें तो ये टर्म क्या है, जर्मन टर्म है, जिस तरह एक और टर्म भी है जो जर्मन से हमने ली हुई है, एलियनेशन इफेक्ट, जिसको आप फर्फरडूम्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में उसका नाम फर्फरडूम्स इफेक्ट है, और शुरू तो वो वी से होता है, लेकिन उसे हमने फर्फरडूम्स नहीं पढ़ते, उसे फर से पढ़ते हैं। तो फर्फरडूम्स इफेक्ट यानी कि एलियनेशन इफेक्ट, वो भी जर्मन टर्म थी। ये भी जर्मन टर्म है, और इसका मतलब क्या है, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन और नॉवल ऑफ एजुकेशन, विच मीन्स नॉवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि द कैरेक्टर डेवलप्स एंड
in your mind it develops as well. See, George Eliot's The Mill on the Floss is also an example, right? Yeah, you can say yes. Very good. मिल ऑन द फ्लॉस अगर आप लोगों ने बाकियों ने नहीं पढ़ा हुआ तो मिल ऑन द फ्लॉस की जो स्टोरी है जो उसकी और उसके प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक फीमेल है, ये सबसे बड़ी बात है। और जॉर्ज इलियट के जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर अगर आप देखते हैं ये इसके अलावा यानी कि जो आपका कोर्स में है एडम बीट, इसके अलावा जो दूसरे नॉवेल्स हैं आप देखते हैं तो उसमें बहुत ही उसकी जो फेमिनिस्ट आइडियाज़ हैं या फेमिनिस्ट आइडियल्स हैं उनकी आपको एक झलक नज़र आती है, ठीक है। और जो मिल इन द फ्लॉस की हीरोइन है वो इसी तरह ग्रोथ हो रही होती है उसकी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख रही होती है कि किस तरह ज़िंदगी उसे कैसे ट्रीट कर रही है, लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इवन हर ब्रदर कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बस एक आइडिया दिया है। The subject of these novels is the development of the protagonist's mind and character in passage from childhood through varied experiences and often through a spiritual crisis into maturity. Spiritual crisis से क्या मुराद है? अगर आपने The Portrait of an Artist as a Young Man पढ़ा हो तो उसके अंदर जो crisis है उसे आप psychological crisis कहते हैं या उसको spiritual crisis कह लें, which usually involves recognitions of one's identity and role in the world. In Britain, the Bildungsroman became synonymous with a certain sense of social dislocation, as is discernible in some classic accounts of problematic identity, और एग्जाम्पल क्या उसकी डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है जी। ये मैंने उसकी एग्जाम्पल्स आपको दे भी दी थी। आगे आ जाए बर्लेस्क। बर्लेस्क बड़ी जो है ना वो सिंपल सी चीज़ है, आपने अक्सर इसको देखा होगा लिटरेचर के अंदर। आपको याद है अगर यकीनन सबको याद हो गई गुलिवर ट्रेवल्स, सॉरी गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है उसके अंदर यही एलिमेंट है, एक रिडिकल और जोक का एलिमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल दो उसमें सटायर भी है, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत सीरियस भी हो जाता है, लेकिन जो उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट है अगर आप उसको देखें तो इट कैन बी सेड टू बी अ बर्लेस्क। और ये क्या होती है इसकी ज़रा डेफिनेशन अगर आप देखें तो कहता है द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द इटालियन बर्लेस्को फ्रॉम बर्क which means ridicule or joke. Burlesque has been succinctly defined as a an incongruous imitation, that is, it imitates the manner or else the subject matter of a serious literary work or a literary genre in verse or in prose. यानी कि एक imitation ही है, लेकिन आप imitation ये आपको अगर वो एक किसी पैरोडी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये पैरोडी है। इसके स्टाइल के अंदर जो है ना वो पैरोडी ऐसी चीज़ है, लेकिन पैरोडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चीज़ है ये, ठीक है, यानी कि एक हायर लेवल की चीज़ है। पैरोडी जितनी लोअर लेवल की नहीं है, ये ज़रा हायर लेवल की है। अच्छा, ये बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये शायद मेरा ख्याल है जो बारिशों की वजह से सिग्नल्स जो हैं वो सबके डिस्टर्ब हुए हुए हैं या कोई और इशू है, आई डोंट नो, लेकिन ये आज काफ़ी लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। तो बहरहाल ये जो मैं रुक जाता हूँ दरमियान में वो इसी वजह से रुकता हूँ, वो जब आते हैं कोई डिस्कनेक्ट होता है और दोबारा ज्वाइन करता है तो मुझे एकदम वो स्क्रीन पे आ जाता है। अच्छा, और इसको यूज़ करने वाले कौन है? ये जो आपको मैंने इंटरल्यूड्स पढ़ाए थे एक एलिज़ाबेथन प्लेज के अंदर इंटरल्यूड्स थे, ठीक है। तो ये इंटरल्यूड्स के अंदर ये इस्तेमाल होते थे पुराने ज़माने में, और यानी कि एलिज़ाबेथन एज में। और क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फाउस्टस अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो कॉमिक सीन्स हैं वो सारे बर्लेस्क का एलिमेंट है, ठीक है। कॉमिक सीन्स जो हैं वो बर्लेस्क का एलिमेंट होता है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो वो जो एक मैजिक वाली एपिसोड है उसके अंदर एक कॉमिक सीन ऐसा है कि जब फॉस्टस जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, मैजिक बहुत ज़्यादा सीख चुका है, तो फिर वो एक हॉर्स जो है वो सेल आउट करता है, और क्या कह के सेल आउट करता है, डोंट टेक इट वाटर एल्स इट विल कन्वर्ट इनटू अ बंडल ऑफ हे। और वो जो बंदा है वो समझता है कि ये मजाक कर रहा है, जो सेलर है सॉरी बायर जो है वो समझता है ये मजाक कर रहा है, और वो उसे लेके पहली दफ़ा ही पानी में चला जाता है और वो हे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जादू के जोर पे बनाया हुआ घोड़ा था। और वो जब इसके पास आता है, फाउस्टस के पास आता है इसे पैसे डिमांड करने के लिए, तो फाउस्टस जो है वो अपने जादू के ट्रिक पे ऐसा करता है कि वो इसकी टांग लाता है और टांग उसके हाथ में आ जाती है। तो ये एक जो है ना वो जादू को उसने दिखाया हुआ है, और ये बर्लेस्क है, यानी कि जोक कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह का एक और सीन जो पोप को जाके
पोप के पास खड़ा हो जाता है वेटिकन के अंदर, उसी के अंदर ये डॉक्टर फाउस्टस में ही है, वेटिकन में खड़ा हो जाता है और जो मंक्स हैं और जो सारे प्रीस्ट वगैरह हैं, बिशप्स हैं, उनको तंग कर रहा है, किसी के कान को छेड़ रहा है, किसी की डिशेज उठा लेता है, किसी का जैसे जो ना वो उसके ड्रिंक्स उठा लेता है। तो ये सारे जो काम है इसको आप बर्डलर्स कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक इसे हम रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर और लिटरेरी टर्म्स जो है ना वो हम पढ़ेंगे। और अब हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बर्लस्क एंड ह्यूमर। अच्छा, ये भी मैंने सवाल देखा है, ह्यूमर जो है ये तो मज़ा है, सिंपल मज़ा है, ठीक है, इसके अंदर रेडिकल का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है। और पुराने ज़माने की जो टर्म है ह्यूमर, उसका मतलब तो ये होता था कि किसी बंदे का मिजाज, ठीक है, पहले इसका मतलब ह्यूमर का मतलब सिर्फ मिजाज था। अब हम उसको ह्यूमरस को ले आते हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि कॉमिक हो, ठीक है, जिसके अंदर हम हंसते हैं और ऐसा है। बर्लर्स जो है वो एक पूरी लिटरेचर का एक टर्म है या जॉनरा आप समझ लें, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ह्यूमर ही नहीं है बल्कि ह्यूमर से ज़्यादा हायर लेवल की चीज़ है और ये सीरियस चीज़ को जानबूझ के मज़ाहिया अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ है। ह्यूमरस जो होता है ना वो प्योरली ह्यूमर होता है, यानी कि आप करते ही उसको लिखते ही इसलिए है कि लोग हंसें, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता कि आप किसी को पैरोडी कर रहे हैं किसी की, या कोई सीरियस मैटर है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। एक होता है मजाक और एक होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ह्यूमर जो है वो मजाक होता है और बर्लर्स जो है ये मजाक उड़ाना होता है, ठीक है, ये इन दोनों के अंदर फर्क है। और इज देयर एनी यूज ऑफ आयरनी इन बर्लर्स? वन कैन यूज इट, ठीक है। आयरनी जो है वो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज है। आयरनी को हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, आयरनी को हम सटायर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आयरनी को कई दफ़ा हम डीपर मीनिंग कन्वे करने के लिए जिस तरह एलेगरी है उसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आयरनी को कई दफ़ा किसी बात को हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आयरनी तो एक बहुत ही ब्रॉड जो है ना वो टर्म है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। तो क्योंकि आयरनी क्या पता है किसमें भी बहुत कोई सोक्रेटिक आयरनी है और कोई इस तरह का बड़ी ड्रामेटिक आयरनी है, फिर वर्बल आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है, उसकी आयरनी तो बहुत एक वास्ट जो है ना वो चीज़ है, ठीक है। आयरनी इस्तेमाल हो सकती है, हर जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। इट कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग रिडिकल इन अ सीरियस लिटरेरी वर्क, यस इट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस। तो रिडिकल यानी कि आप कर रहे हैं। कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ अगर आप उससे लेना चाहें तो कॉमिक रिलीफ हो सकती है। कॉमिक रिलीफ बेसिकली क्या चीज़ थी कि सीरियस ड्रामा चल रहा है और सीरियस ड्रामा के अंदर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हो चुका है, अब आपने उस हाइप को ईज आउट करना है, तो उसके लिए एक कॉमिक रिलीफ आ जाया करती थी, ठीक है। और उसके अंदर रिडिकल भी होता था, जोक्स भी होते थे और ये सारा कुछ होता था। और मकसद उसका यही था कि जो एक हाइप क्रिएट हो गया है उस हाइप को ज़रा आप लो डाउन करें, क्योंकि ऑडियंस के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो हर तरह के हैं, ठीक है। तो ड्रामाटिस्ट जो थे उस वक्त के, जो ड्रामाटिस्ट थे वो बिजनेसमैन भी थे, ठीक है, उनको पता था उनकी ऑडियंस किस किस्म की है और ऑडियंस को क्या चाहिए, तो इतनी ज्यादा सीरियसनेस वो नहीं दे सकते थे, वो इसलिए कॉमिक एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ग्रीक लिटरेचर को देखें, सोफोक्लियन ट्रेजेडीज को देखें, एस्किलस की ट्रेजेडी को देखें, यूरिपिडीज की ट्रेजेडी को देखें, कहीं भी कॉमिक रिलीफ नहीं आती, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो ऑडियंस है दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल इन देयर ओन टर्म्स, ठीक है, ये नहीं कि डिग्रीज वाले थे, अपने टर्म्स में वो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं और बहुत सिविलाइज्ड नेशन है जो समझते हैं कि इस सीरियसनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आज अगर आप शेक्सपियर का ड्रामा दिखाने लग पड़े और उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स अगर आप निकाल देते हैं, यानी कि जिस तरह हैमलेट है, कॉमिक एलिमेंट ही नहीं है, आप सिर्फ हैमलेट को दिखाना शुरू करते हैं, किंग लेयर दिखाते हैं और फूल की स्पीचेस को सही तरह ट्रीट कर किया जाता है, यानी कि उनसे जो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए वो किया जाता है, तो आपकी बहुत सी ऑडियंस है वो ड्रामा ही नहीं देखेगी, ठीक है। और हमारी जो ऑडियंस है, जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, आपकी करंट ऑडियंस, ये ड्रामा देखना ही वैसा चाहती है जिसके अंदर वो चीज़ें दिखाई जा रही हों जिनको हम सुप्रेस करते रहते हैं, यानी कि जिन थीम्स के ऊपर हम घरों में बात भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहते, वही चीज़ हम ड्रामा में ज़रूर देखना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो आम तौर पे जो थीम है, गरीब लड़की है और जनाब वो पढ़ लिख के बहुत ही हाई लेवल पहुंच गई है
और कोई किसी लड़के की उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उसके बाद उनकी शादी की मुश्किलात और ये सारा, तो सब ये देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई किंग लेयर वाले मसले नहीं छेड़ेगा, कोई ज़िंदगी की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं छेड़ेगा। सारे प्रॉब्लम्स जैसे हैं ही इश्क और मोहब्बत के हैं इस मुल्क में, ठीक है, वही मसले छेड़े जाएंगे। और जितनी दफ़ा आप जितना भी ड्रामा देख लें, आप जो जो भी ड्रामा देख लें, उसके अंदर जो रियल प्रॉब्लम होगी वो यही मसला होगा। कहीं पे प्रोटैगनिस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसा ड्रामा देखा तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, जहाँ पे एक बंदा है और वो सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है और वो पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ को ये दिखाएं किसी ड्रामा के अंदर कि जो हमारे यहाँ पे रिसर्चर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट की हो, या हमारे रिसर्च का जो लेवल है उसको हाईलाइट किया हो, कभी आपको ये ड्रामा नहीं मिलेगा। ऑडियंस देख ही नहीं सकती ये ड्रामा, ठीक है। ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस चाहती है ठट्ठे और मजाक हो रहे हो, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, ठीक है। और इसीलिए वो वाले प्रोग्राम्स की आप देखें रेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनके अंदर सड़क पे खड़े होकर जुगतबाजी के मुकाबले हो रहे होते हैं, लोगों को हंसा रहे होते हैं, लोगों को पत्थर मार रहे होते हैं। कहीं आप हस्बे हाल देख लें या आप खबरनाक देख लें या कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स देख लें, तो वो असल में ऑडियंस के मुताबिक होते हैं। वो ऑडियंस की असल पिक्चर है, यानी कि हम वो लोग हैं असल में जिनको वो दिखा रहे हैं और जिनको वो हंसा रहे हैं, और हमारी रेटिंग उसकी अगर ज़्यादा हो रही है तो हम वो उस आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं आप में से किसी ने कभी 50 मिनट प्रोग्राम देखा है? 50 मिनट या अलिफ जियो पे ये प्रोग्राम लगते होते थे और बहुत ज़बरदस्त